हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो IUCN जो है उसका एक रेड लिस्ट है। ठीक है, 2004 में उसने एक रेड लिस्ट निकाला। ठीक है, उसने कहा कि 784 स्पीशीज जो है, ठीक है, IUCN रेड लिस्ट says that 784 species, 338 vertebrates का और 359 invertebrates का और 87 plants का were extinct in the last 500 years। ठीक है, तो 500 सालों में, लास्ट 500 सालों में, ये 2004 में आया, तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट 500 ईयर्स में इतने स्पीशीज जो है 784 स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल ये यहाँ पे सब एग्जाम्पल दिए है। डोडो, ठीक है, मॉरिशियस में मिलता था, क्वागो अफ्रीका में मिलता था। ठीक है, उसके बाद थैलासाइन ऑस्ट्रेलिया में मिलता था, उसके बाद स्टेलर्स सी काउ जो रशिया में मिलती थी। ठीक है, उसके बाद बाली टाइगर, जावन, कैस्पियन, ये सब टाइगर्स है। तो ये सारे जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, ये अब हमको देखने को नहीं मिलते हैं। 27 स्पीशीज ऑफ डोडो डिसअपियर्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स। ठीक है, तो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ये। अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसे ही करते रहे तो बहुत सारी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होगी और कहीं ना कहीं उसका फ़र्क ह्यूमन को भी पड़ने वाला है। ये हमको ध्यान रखना है कि अगर स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो पूरा फूड चेन, फूड वेब बिगड़ेगा और ह्यूमन पे भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, 15,500 स्पीशीज फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, 15,500 स्पीशीज एक्सटिंक्शन के कगार पर है। एक्सटिंक्शन उनका हो सकता है बहुत जल्दी। उसके बाद 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस एंड 31% जिम्नोस्पर्म स्पीशीज फेस थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस एंड 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये सब एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़े हैं। एक्सटिंक्शन के एकदम ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसमें। तो ये टाइगर्स जो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, द करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स। ऐसा माना जाता है जब ह्यूमन नहीं था तब भी कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती थी। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, उनके बीच में कंपटीशन, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो सारी चीज़ें लगती थी। ऐसा नहीं है कि तब उनके बीच में लड़ाई नहीं थी, उनके बीच में कंपटीशन नहीं था। बट ह्यूमन के आने से वो सिस्टम डिस्टर्ब हुआ और वो बहुत स्पीड में होने लगा। मतलब जो स्पीशीज का एक्सटिंक्शन था वो बहुत स्लोली होता था, बट ह्यूमन के आने से, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से वो 100 से 1000 गुना बढ़ गया, उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई। ठीक है, इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ माइट बी एक्सटिंक्ट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। ठीक है, मतलब आधी स्पीशीज जितनी भी अर्थ पे है वो अगले 100 साल में एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर ऐसे ही हम करते रहे तो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये टर्म्स हमको देखने हैं कि याद करना है कि एक्सटिंक्ट अगर बोल रहे हैं when there is no reasonable doubt that the last individual has died, मतलब उस स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल्स मर चुके हैं, उसको हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक टैक्सन इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड व्हेन एग्जॉस्टिव सर्वेस इज नोन एज एक्सपेक्टेड हैबिटेट्स हैव फेल्ड टू रिकॉर्ड इंडिविजुअल। खूब ढूंढने से भी उसके हैबिटेट में अगर वो नहीं मिलता है तो हम उसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल है, उसी तरीके से ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़ते जाना, इनको याद करते जाना। एंडेंजर्ड को क्या बोलते हैं, वनरेबल मतलब क्या है, लोअर रिस्क, ठीक है, डाटा डेफिशिएंट, नेट एवेल्युएटेड। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये कुछ टर्म्स है, ये याद करने हैं। ठीक है,
उसके बाद सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इन इंडिया, ठीक है। जैसे क्रिटिकल एंडेंजर्ड की बात करें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात करें तो बर्बेरिस निलहिरिएंसिस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्लांट, ये प्लांट हो गया। उसके बाद एनिमल्स की बात करें तो पिग्मी हॉग जो होता है वो सुस सेल्वेनियस, ठीक है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड की बात करें तो प्लांट्स में ये है, और एनिमल्स में रेड पांडा जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वनरेबल में, ठीक है, क्यूप्रेसस कैशमेरियाना और एंटीलोप जो है ब्लैक बक, ठीक है, सलमान खान वाला ब्लैक बक, वो वनरेबल स्पीशीज में उसका नाम आता है, ठीक है। उसके बाद रॉ वोल्फिया सर्पेंटियाना एंडेंजर्ड में आता है। हॉर्नबिल एंड इंडियन एकोनाइट आल्सो एंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये कुछ इंडिया में जो थ्रेटेंड स्पीशीज है उनके एग्जाम्पल दिए हैं, ये पूछे जा सकते हैं, तो ये याद करना है हमको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड को सबको याद कर लेना है, ठीक है। इससे पहले वाला जो स्लाइड था डिफरेंट डेफिनेशंस वाले, वो नहीं पूछने के चांसेस, बट हमें पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। एंडेंजर्ड मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब क्या होता है, वो मतलब उसके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से, ठीक है, इम्पैक्ट क्या क्या है, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगी, सूखा पड़ने लगेगा, ड्रॉट होने लगेगा, ठीक है। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, ठीक है। तो सब चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से। इसके कॉजेज क्या क्या है, ठीक है, तो इसके 4 मेन कॉजेज हैं, तो उसको हम द एविल क्वार्टेट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। हैबिटेट हमने उसका डिस्टर्ब कर दिया, उस स्पीशीज का हैबिटेट डिस्टर्ब कर दिया, उनको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हमने एक स्पीशीज को ओवर एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, उसमें से किसी रिसोर्स के लिए, किसी चीज़ के लिए, उसके प्रोडक्ट के लिए हमने उसे ओवर एक्सप्लॉइट किया, तो एक्सटिंक्ट हो सकता है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में कोई बाहर की स्पीशीज आ जाती है, नेचुरली आ जाती है या ह्यूमन उसको लेके आ जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल कि भाई एक तुम्हारे गांव में पॉन्ड है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की फिश मिलती है, बट तुम कोई बाहर से कोई दूसरी फिश लाके तुमने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, और जो बाहर से आई, मतलब तुम ब्रिटिश फिश लेके आ गए, अंग्रेज लेकर आ गए, वो अंग्रेज क्या करेंगे अब पॉन्ड में जाके, अब वो हिंदुस्तानी मछलियों पर राज करने लगेंगे, मतलब एलियन स्पीशीज इन्वेजन हो गया। अब वो धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ाएंगे, और जो वहाँ की देसी मछलियाँ थी उनका नंबर कम होने लगेगा, और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब लाए क्यों थे भाई, गांव वाले लेके आए कि भाई ये जो ब्रिटिश वाली मछली है इसका टेस्ट अच्छा होता है, या इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, हमें मछली बेचने में अच्छा रहेगा, ज़्यादा पैसे कमाएंगे, बट वो ये भूल जाते हैं कि इसकी वजह से जो वहाँ की जो नेचुरल जो फिश वैरायटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, बट ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने आए तब हमको समझ में आया कि हम कोई भी चीज़, कोई भी स्पीशीज़ को इधर से उधर ऐसे ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं आगे चल के, ठीक है। उसके बाद है को एक्सटिंक्शन, मान लो दो के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, ठीक है, कम्युनल रिलेशन है, तो अगर कमेंसलिज्म है या म्यूचुअलिज्म है या हमारा सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो अगर एक उसका पार्टनर एक्सटिंक्ट होता है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है, तो वो को एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लॉस फ्रॉम 14% टू 16%, ठीक है। तो धीरे धीरे फॉरेस्ट कम हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, वहाँ पर जो है हम लोग सिटीज़ बना रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट कर रहे हैं। 1000 ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट विद इन आवर्स, ठीक है। उसके बाद अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट इज बीइंग कट फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स और फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रास लैंड्स फॉर कैटल, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन अमेजॉन में भी हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन बैडली अफेक्ट्स एनिमल रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरी एंड माइग्रेटरी एनिमल्स, ठीक है। अब मान लो एक स्पीशीज है जो उसको बहुत लार्ज एरिया चाहिए,
ठीक है, रहने के लिए। अब तुमने क्या किया, बीच में से सड़क निकाल दी, ठीक है। यहाँ पे तो तुम्हें ब्रिज दिख रहा है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। अब इंडिया में मान लो कि भाई हमने 400 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया, ठीक है। अब जब वो एक्सप्रेसवे बन रहा था, आधे इधर थे और आधे इधर थे मान लो, ठीक है। अब एक्सप्रेसवे बनने लगा मान लो, तो क्या हुआ, अब ये इधर के इधर रह गए, इधर के इधर रह गए। ऐसा ब्रिज इंडिया में तो नहीं बनता है, ठीक है। अभी तक तो मैंने देखा नहीं कि एनिमल्स को जाने के लिए हम ब्रिज बनाए, अपने गाड़ियों को जाने के लिए ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, बट एनिमल्स के लिए इस तरीके से ब्रिज बनाया जाए, ऐसा अभी बहुत कुछ कंट्रीज में हो रहा है। जो बहुत ज़्यादा सेंसिबल कंट्रीज हैं उनको सब कुछ समझ में आता है, यहाँ पे ह्यूमन का ही सोचते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम ये सारी चीज़ें कर भी नहीं सकते, ठीक है, तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन, कि तुमने मान लो कि अब इधर की स्पीशीज और उधर की स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये भी जो है डाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा इनको एक्सप्लॉयट किया गया। थर्ड है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ठीक है, कोई बाहर की स्पीशीज, ठीक है, आई और उसने वहाँ की नेटिव स्पीशीज को जो है डिक्लाइन कर दिया। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में जो है कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ किकलिड फिश इन द लेक, ठीक है। तो उस लेक में ये किकलिड फिश रहा करते थे, ठीक है। और ये वाला जब फिश इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों किया गया होगा कि भाई साइज में बड़ा है, इसको बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, ज़्यादा पैसा कमाने को मिलेगा, इसी तरीके से कोई सोच से किया होगा। बट इसके होने की वजह से क्या हुआ, मोर देन 200 स्पीशीज इसके एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद वीड स्पीशीज लाइक कैरेट ग्रास, ठीक है, ये इंडिया में देखा जाता है, कैरेट ग्रास, ठीक है, लेंटाना, वाटर हाइसिंथ, ये पानी में देखते हुए पानी के ऊपर पूरा ग्रो हो जाता है पॉन्ड्स में। ये सब जो है वो वीड स्पीशीज है, ये किसी फायदे के नहीं है, ये हार्मफुल है। और ये जहाँ ग्रो होते हैं ना, बाकी प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देते, उस जमीन को बंजर बना देते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा, छोटे छोटे इसमें होते। ये एक्चुअल में इंडिया में आया एज ए बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है। एक तरीके से इंडिया का एक टाइम पे 30-40 साल पहले बहुत बुरी हालत हो गई थी, हमारे पास वीट कम पड़ गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने दूसरे कंट्री से जो है इंपोर्ट किया, यूएसए से इंपोर्ट किया हम लोगों ने। उन्होंने क्या किया, वीट के साथ साथ इसके कुछ सीड्स उसमें मिला के दे दिए, ठीक है। तो जब वीट का खेती किया गया तब वो उसके भी सीड्स उस सॉइल में चले गए और वो ग्रो होने लगा। अब जहाँ ये ग्रो हो जाता है, अब वो ज़मीन पे दूसरी क्रॉप्स को ग्रो होने नहीं देता है, और इजीली इसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत क्या बोलते हैं उसको, बढ़ीट किस्म की स्पीशीज़ है, ठीक है। तो एक तरीके से उन्होंने हमारा प्रोडक्टिविटी कम कर दिया, ठीक है। मान लो पूरे इंडिया में जितना भी एरिया था उसमें से अगर 10% भी ये ग्रो हो गया तो हमारा प्रोडक्टिविटी 10% कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो हम बार बार उन्हीं से इंपोर्ट करेंगे, तो वो पैसा कमाएंगे। तो ये एक तरीके से बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। तो इसको भी चेक किया जाता है। आजकल कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो पहले उसे चेक किया जाता है कि उसमें कोई अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड वीड्स को मिला के तो नहीं दिया जा रहा है। Illegal introduction of African catfish for aquaculture is posing a threat to indigenous catfish in our rivers, ठीक है। अफ्रीकन कैटफिश को हमने इंट्रोड्यूस किया तो जो इंडियन कैटफिश है वो एक्सटिंक्ट होने लगे, उनके ऊपर जो है खतरा मंडराने लगा। उसके बाद को एक्सटिंक्शन, व्हेन a species become extinct the species associated with also extinct, ठीक है। एग्जाम्पल, एक्सटिंक्शन ऑफ द पैरासाइट व्हेन द होस्ट इज एक्सटिंक्ट। अब मान लो कोई होस्ट है, उसके ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर भी पैरासाइट्स रहते हैं, एनिमल्स की बॉडीज पे, प्लांट में भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं। अगर वही स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो पैरासाइट तो अपने आप एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि उनको तो खाना मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको हम को एक्सटिंक्शन बोलेंगे।
उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हम लोग यहाँ पर अब कंजर्वेशन की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम कंजर्वेशन में कर सकते हैं। ठीक है, रीजंस फॉर कंजर्वेशन, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, ब्रॉडली, ठीक है, और एथिकल। तीन तरीके से, तीन रीजंस है जिसके थ्रू हम लोग डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं। एक एक करके हम इनको देखते हैं। ह्यूमन डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर सच एज फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। 25% ऑफ द ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट हैव मेडिसिनल वैल्यूज, ठीक है। ब्रॉडली यूटिलाइज, biodiversity play major role in many ecosystem services. Amazon produces 20% of total in the earth atmosphere. Pollination through bees, bumblebees, birds and bats, aesthetic pleasure, ठीक है। तो ये ब्रॉड वे में अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमारे काम की है, क्यों हमें कंजर्व करना है इसलिए। उसके बाद एथिकल आर्गूमेंट्स, एवरी स्पीशीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू, वी हैव ए मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग, ठीक है। हर स्पीशीज को रहने का हक है, जिंदा रहने का हक है, तो हमारी मॉरल वैल्यू बनती है कि हम उसे एक्सटिंक्ट ना होने दें, हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से किसी और को हार्म ना पहुंचे, ठीक है। तो ये तीन तरीके के आर्ग्यूमेंट हैं। एक है कि भाई उनके प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने हैं, एक्सप्लॉइट करना है बट ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उनको यूज़ करना है हमको, ठीक है। जितना लिमिटेड है उतना ही लेना है, ठीक है। एक होता है पेट भरने के लिए खाना, एक होता है टेस्ट के लिए खाना, ठीक है। तो पहले हमें कोशिश करना है कि पेट भरने के लिए हम खाएं, टेस्ट के लिए ना खाएं, ठीक है। कि ज़बरदस्ती खा रहे हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा फूड वेस्ट कर रहे हैं, वैसा नहीं। लिमिटेड हम चीज़ें एक्सप्लॉइट करें, ठीक है। और हमको पता है कि अगर ब्रॉडली अगर हम सोचेंगे, अगर फॉरेस्ट कम होगा तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा और कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट होने वाला है, ठीक है। और थर्ड हमारा मोरल वैल्यू है, ठीक है, कि हम सबको जीने दें, किसी को भी हम अपनी फायदे के लिए एक्सटिंक्ट ना करें, ठीक है, उसे डैमेज ना करें। अब कंजर्वेशन के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो दो तरीके के हैं मेजरली, इन सीटू, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, और एक्स सीटू, ठीक है। इन सीटू मतलब जहाँ पर वो रहता है नेचुरली वहीं पर कंजर्व करेंगे अलग तरीके से, और एक्स सीटू मतलब कहीं और ले जाके कंजर्व करेंगे। इसके एग्जांपल सेक्रेड ग्रोव, सेक्रेड लेक्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल हो सकता है, लैंड पे हो सकता है, या मराइन हो सकता है, किसी लेक में, पॉन्ड में हम यूज़ करें। एक्स सीटू सेक्रेड प्लांट्स, होम गार्डन्स, सीड बैंक्स, फील्ड बैंक्स, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरियम, ठीक है। तो ये सारे दो तरीके हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू मतलब जहाँ पर वो नेचुरली मिलता है उसी एरिया में हम उसे कंजर्व करेंगे, ठीक है। और एक्स सीटू मतलब किसी और जगह जाके हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में उसे कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमको याद कर लेने, ठीक है। ऑन साइट कंजर्वेशन इसे हम बोल सकते हैं, विद इन नेचुरल ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन विच दे अकर, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। इंडिया हैज़ 14 बायोरिजर्व, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, ये याद रख लेना है, ठीक है। नेशनल पार्क्स स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ वेयर प्राइवेट ओनरशिप कल्टिवेशन आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। वहाँ पर कोई प्राइवेटली वहाँ पर नहीं जा सकता है, ठीक है, कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, वो उस स्पीशीज़ के लिए जो है रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, ठीक है। किस एनिमल के लिए वो है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे गुजरात में देखें तो गिर नेशनल पार्क है जूनागढ़ में, ठीक है। एशियाटिक लायन वहाँ पे हम लोगों ने प्रिजर्व किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो है हमको याद रखने हैं, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, ठीक है। हेयर प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू द एनिमल्स
ठीक है, कलेक्शन ऑफ टिम्बर्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप आर अलाउड सो एज दे डू नॉट हार्म द एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पर हम एनिमल्स को जो अफेक्ट नहीं करेंगे, बट वहाँ से लकड़ी काट सकते हैं, प्लांट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट एनिमल्स को हम लोग वहाँ से यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ से एनिमल्स को किल नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये सेंचुरी होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेंचुरीज है इंडिया की, तो ये हमको याद रखना है। कौन कौन से एनिमल उसमें होते हैं वो हमको याद रखना है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, एरियाज ऑफ लैंड और कोस्टल इकोसिस्टम फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, तो बड़ा होता है ये। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इट इज स्पेसिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन विच मल्टीपल यूज ऑफ लैंड इज परमिटेड। 3 तरह के जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, कोर जोन, इट लाइज एट द सेंटर वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, यहाँ पर नहीं जा सकते आप, मतलब वो जो एरिया है उसका जो सेंटर एरिया है वो कोर जोन कहलाता है। ठीक है, कोर जोन में आप नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद बफर जोन वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, यहाँ पर जो बफर जोन है ये वाला, यहाँ पर ह्यूमंस जा सकते हैं बट ज़्यादा टाइम नहीं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए जा सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और थर्ड है ट्रांजिशन जोन वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ वुड गो ऑन। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमंस रह सकते हैं पेरीफ्री में, ठीक है, बस्ती बना सकते हैं अपने, बट कोर जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। 408 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन 94 कंट्रीज। In India, 14 sites have been identified as potential biosphere reserve together with their locations. ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, इंडिया के 14, ये हमको याद रखना है। उसके बाद सेक्रेड ग्रोव्स, फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स विच आर कम्युनली प्रोटेक्टेड बेस्ड ऑन रिलीजियन बिलीफ। ठीक है, ह्यूमन के रिलीजियस बिलीफ के थ्रू कुछ प्लांट, जैसे कि पीपल का पेड़ होता है, उसके गांव वाले काटने नहीं देते। ठीक है, उसको हम लोग जो है रिलीजियसली सेक्रेड मानते हैं। उस तरीके से भी बहुत सारे प्लांट की प्रोटेक्शन हो जाती है। तुलसी है, बहुत सारे प्लांट जो है वो रिलीजन से रिलेटेड रहता है। अच्छी चीज़ है कि उसको रिलीजन से जोड़ दिया कि लोग उसे काटे नहीं। ठीक है, उसके बाद एक्स सितु, ऑफ साइड, ठीक है, आउटसाइड देयर हैबिटेट्स अगर हम लोग कर रहे हैं, अब इसके हम सीड बैंक्स बनाएंगे, जूलॉजिकल पार्क्स बनाएंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स बनाएंगे। उसके बाद बोटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स, ठीक है, जहाँ पर हम लोग सीड्स को स्टोर करें, उनके जेनेटिक डीएनए को स्टोर किया जाए। क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स -196 पे हम लोग उनके डीएनए को स्टोर कर ले। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्स सितु में आती है। हॉटस्पॉट्स, दीज आर द रीजन विद वेरी हाई स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, ज़्यादा वहाँ पर स्पीशीज़ हमको देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। 34 हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, 3 हॉटस्पॉट कवर इंडियंस बायोडाइवर्सिटी रीजन, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये जो है ये पूरा वेस्टर्न घाट्स कहलाता है। ठीक है, श्रीलंका, इंडिया, बर्मा, हिमालय। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, ऑल हॉटस्पॉट टुगेदर कवर ओनली 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया बट द स्पीशीज रिचनेस इज एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, तो वो एरियाज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, छोटी जगह है बट स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो उनको हम हॉटस्पॉट्स बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ हॉटस्पॉट रिड्यूस द ऑनगोइंग एक्सटेंशन बाय 30%। और इन एरियाज को हम लोग अगर प्रोटेक्ट कर लेंगे तो हम 30% कम कर सकते हैं एक्सटिंक्शन रेट को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सब जगह करो, जहाँ ज़्यादा रिचनेस है वहाँ ज़्यादा अच्छी तरीके से हमको प्रोटेक्शन करना है, जिससे हम एक्सटिंक्शन रेट को कम कर सकते हैं अबाउट 30%। अब इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर कंजर्वेशन, इसके क्वेश्चंस आते हैं कि अर्थ समिट कहाँ हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसका डेट, ईयर, कहाँ हुआ था, प्लेस, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोनों। ठीक है, कहाँ हुए थे, कब हुए थे, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं।
मोस्टली सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली, ठीक है, जो भी इस चैप्टर में आता है। अगर कुछ रह जाता है तो हम लोग एक लेक्चर और पढ़ेंगे, नहीं तो मोस्ट ऑफ 99% चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। याद रखना NCERT बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो इम्पॉर्टेंटली सारा NCERT पढ़ लो, इस चैप्टर का एक एक लाइन एक एक वर्ड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करो, और MCQs अलग अलग बुक्स से आप सॉल्व करो, और अच्छी तरीके से इकोलॉजी को मजबूत कर लो। इकोलॉजी में से 10-12 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस नहीं हो, क्योंकि NCERT लेवल आएगा, इजी क्वेश्चन होगा, ज़्यादा घुमा फिरा के इसमें नहीं पूछा जा सकता। तो ये हमारा बोनस चैप्टर्स है, इसमें से हमारा एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।